बच्चों, पिछले वीडियोस में अपन ने सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ा था, न्याय की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में जाना था, न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में समझा था और अपन ने जाना था जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को। आज अपन आगे चलेंगे और पढ़ेंगे कि किस तरह से सामाजिक न्याय का अनुसरण किया जा सकता है। मतलब क्या किया जाए कि सामाजिक न्याय की स्थापना समाज में हो। ऐसी कौन कौन सी बातें अपन करें, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें या ऐसे कौन कौन से नियम या कानून लाए जाएं कि हमारा समाज बन जाए एक न्यायपूर्ण समाज। हम समाज को न्यायपूर्ण बनाएं। इससे पहले हमें ये जानना है कि न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण दोनों प्रकार के समाजों में क्या अंतर होता है। कौन सा समाज होगा न्यायपूर्ण समाज और कौन सा समाज होगा अन्यायपूर्ण समाज। बात करते हैं अपन न्यायपूर्ण समाज की। तो न्यायपूर्ण समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी कि अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति दोनों के बीच बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अमीर गरीब के बीच की खाई अधिक ना हो। इसका क्या मतलब है कि कोई व्यक्ति इतना अधिक गरीब नहीं होना पड़े कि उसको अपनी गरीबी के कारण, अपनी कहीं की दीनता के कारण अपने आप को ही बेचना पड़ जाए। वो इतना मजबूर हो जाए कि वो अपनी गरीबी के कारण अपमानित महसूस करे। और कोई व्यक्ति इतना अधिक अमीर भी ना हो जाए कि वो अपनी दौलत के बलबूते, अपनी दौलत की ताकत के बलबूते किन्हीं दूसरों का शोषण कर सके। तो ऐसा समाज जहां अमीर और गरीब के बीच बहुत ज़्यादा अंतर ना हो, न्यायपूर्ण समाज कहलाता है। अन्यायपूर्ण समाज में क्या होगा? अन्यायपूर्ण समाज में इसका उल्टा होगा। अन्यायपूर्ण समाज में अमीर और गरीब लोगों के जीवन में इतनी अधिक भिन्नता होगी कि वो दोनों अलग अलग दुनिया के व्यक्ति नजर आएंगे। यानी कि जहां अमीर गरीब के बीच अंतर ज़्यादा हो, उनके रहन सहन में, उनकी आय में, उनकी संपदा में, वो अन्यायपूर्ण समाज है। और जहां दोनों के बीच खाई अधिक ना हो, वो न्यायपूर्ण समाज है। आगे अपन पढ़ते हैं कि न्यायपूर्ण समाज में न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं मुहैया होंगी हर एक व्यक्ति को। यानी कि समाज के जितने भी सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य को न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं मुहैया होंगी। न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं मतलब कि जीवन जीने के लिए जो भी सुविधाएं आवश्यक हैं, जैसे कि अपन कहें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, या फिर जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे अपन कहें कि पौष्टिक आहार इसमें अपन ले सकते हैं। तो इस तरह की ज़रूरी बुनियादी सुविधाएं न्यायपूर्ण समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध होंगी। लेकिन अन्यायपूर्ण समाज में एक बहुत बड़ा समूह है वंचित वर्ग में आएगा। यानी कि बहुत बड़ा समूह है इन बुनियादी सुविधाओं से वंचित होगा। अन्यायपूर्ण समाज में, न्यायपूर्ण समाज में सभी व्यक्ति स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने में सक्षम होंगे। यानी कि न्यायपूर्ण समाज के अंदर हर एक व्यक्ति को उसकी जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिलेगा। हर एक व्यक्ति उन्नत स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जिएगा। जब भी वो अस्वस्थ महसूस करे, उसको चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी, उसको पौष्टिक आहार मिलेगा। यानी एक मतलब कहें कि सुखमय जीवन न्यायपूर्ण समाज में हर एक व्यक्ति को प्राप्त होता है, हर एक व्यक्ति को प्राप्त होता है। अन्यायपूर्ण समाज में व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं तक भी पहुंच नहीं होती है। अन्यायपूर्ण समाज में व्यक्ति जो जीवन की आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे कि वो बीमार हो गया, वो इलाज नहीं करवा सकता, उसके बच्चे हैं वो उनको स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, वो पूरा तन ढकने के कपड़े नहीं पहन सकता, अगर उसने सुबह खाना खा लिया तो शाम का कोई भरोसा नहीं, शाम को अगर पेट भर के खाना मिल गया तो पता नहीं अगला खाना कब नसीब होगा। इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं अन्यायपूर्ण समाज में। आगे अपन चलते हैं। न्यायपूर्ण समाज में सभी को अपनी प्रतिभा के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। यानी कि न्यायपूर्ण समाज के अंदर अवसरों की समानता पाई जाती है। कोई भी व्यक्ति जो कि योग्य है, कुशल है, प्रतिभावान है, उस व्यक्ति को अवसर प्राप्त होंगे अपनी प्रतिभा को निखारने के, अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के और खुद के जीवन को एक विकसित स्तर पर ले जाने के। लेकिन अन्यायपूर्ण समाज में वंचित वर्ग के पास कोई आशा, कोई उम्मीद नहीं होती है अपने जीवन को अच्छा बनाने की। अन्यायपूर्ण समाज में वो स्थिति सुधारने का उन्हें मौका तक नहीं मिलता है। पूरा जीवन वो यूं ही काट जाते हैं अभावों में, गरीबी में, अपमान में।
तो वो है अन्यायपूर्ण समाज। मतलब समझ में आया होगा आपको, अंतर समझ में आया होगा। न्यायपूर्ण समाज हर एक व्यक्ति को, यहाँ हर एक व्यक्ति को, अगर एक भी व्यक्ति वंचित वर्ग में है तो हम अपने समाज को न्यायपूर्ण समाज नहीं कह सकते हैं। तो ये अंतर है न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण समाज में। तो अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं न्यायपूर्ण समाज के बारे में, कि कौन सा समाज न्यायपूर्ण समाज है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप सभी जानते हैं कि वो हमारी जो संविधान निर्मात्री सभा थे उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और हमारे देश के संविधान के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो क्या कहा अंबेडकर जी ने कि न्यायपूर्ण समाज वह समाज होगा जिसमें लोगों के बीच सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणापूर्ण समाज का निर्माण करेंगे। यानी कि लोगों के बीच आपसी सम्मान में बढ़ोतरी होती रहेगी और आपसी अपमान में, एक दूसरे का अपमान वहाँ कोई नहीं करेगा, एक दूसरे को नीचा वहाँ कोई नहीं दिखाएगा, एक दूसरे के प्रति हम सम्मान की भावना रखेंगे। और उस समाज में जहाँ कोई भी अगर वंचित दिखा तो हमारा मन करुणा से भर जाएगा। हम कोशिश करेंगे उसकी सहायता करने की, जितनी हमसे बन पड़ती है हम कोशिश करेंगे उसकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की, उसकी परेशानी को दूर करने की। अगर ऐसी भावना समाज में पाई जाती है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार वो समाज न्यायपूर्ण समाज होगा। कैसे बनाएं न्यायपूर्ण समाज? न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए सबसे पहले कुछ समस्याएं हैं, हम उन समस्याओं पर विचार हमें करना होगा और बाद में उनका समाधान हमें निकालना होगा। जब उन समस्याओं का समाधान हम निकाल पाएंगे तब बाद में हम आगे बढ़ पाएंगे न्यायपूर्ण समाज बनाने की तरफ। तो देखिए, अपन पहले चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं हैं जो न्यायपूर्ण समाज बनाने में हमारे सामने आती हैं। पहली समस्या ये आती है कि जो बुनियादी अपन ने बात की सुविधाओं की, कि बुनियादी सुविधाएं प्राप्त होती हैं न्यायपूर्ण समाज में प्रत्येक सदस्य को, हर एक सदस्य को। वो सुविधाएं आखिर हैं कौन सी? कौन कौन सी सुविधाओं को अपन बुनियादी सुविधाओं में माने, कौन कौन सी स्थितियों का अपन निर्धारण करें और ये माने कि भाई इनको अपन बुनियादी सुविधाओं में डाल देते हैं, ये तो व्यक्ति को मिलनी ही मिलनी चाहिए। और कौन सी बात को हम छोड़ें? तो या हम शिक्षा को शामिल करें, हम स्वास्थ्य को शामिल करें, हम पौष्टिक आहार को शामिल करें, हम व्यक्ति के सर के ऊपर छत है, कोई उसका घर होना चाहिए, इस बात को शामिल करें, उसको आने जाने के लिए कोई विकल्प भी होना चाहिए, इस बात को शामिल करें, उसके पास थोड़ा छोटा मोटा कोई रोजगार होना चाहिए, इस बात को शामिल करें, या फिर कौन कौन सी बातों को छोड़ें। तो इस बात का निर्धारण वाकई में एक बहुत पेचीदा सवाल है कि कौन कौन सी सुविधाओं को अपन न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं माने, न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं में शामिल करें। दूसरी समस्या, असमानता को दूर करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ठीक है, ये तो हमने जान लिया कि न्यायपूर्ण समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई ज़्यादा नहीं होती है, यानी कि अमीर और गरीब हैं उनके बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होता है। अब मान लीजिए कि हमारे समाज में ऐसा है, हमारे समाज में अमीर और गरीब के बीच बेहद अंतर है, बहुत अंतर है। अब कैसे इस असमानता को दूर किया जाए? क्या किया जाए ऐसा कि ये असमानता भी दूर हो जाए और दोनों ही वर्गों में से किसी के भी साथ अन्याय ना हो, दोनों ही वर्गों में किसी के भी मन में एक रोष या एक द्वेषता पैदा ना हो? ऐसा क्या किया जाए? ऐसा कौन सा नियम बनाएं, ऐसा कौन सा कानून बनाएं? मान लीजिए समाज में और भी असमानताएं हैं, जैसे कि जाति के आधार पर भेदभाव होता है, उसको कैसे दूर किया जाए? तो ऐसा कौन सा अपन कानून बनाएं, किस तरह का कानून बनाएं और किस तरह को उसको लागू किया जाए? क्या अमीरों की संपत्ति छीनकर गरीबों में बांट दी जाए? क्या लगता है आपको ये न्यायपूर्ण? ऐसा कतई न्यायपूर्ण नहीं होता। हाँ, हमें अगर अपन बात करें कि हाँ ठीक है, किसी अपन गरीब को देखें और जो गरीबी लाइन से नीचे जो लोग रह रहे हैं उनके जीवन को देखें, तो कई बार मन में आता है कि हाँ ठीक है, संपत्ति छीन के बांट देते हैं, लेकिन क्या उनके साथ ये न्यायपूर्ण होगा? अपने ऊपर लेकर देखनी पड़ती है हर एक बात को, वो भी उसी देश के नागरिक हैं। तो किस प्रकार का कानून ऐसा बनाया जाए कि इस वर्ग को भी ना लगे कि उसके साथ अन्याय हुआ है, और जो वंचित वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसको भी उसकी स्थिति से ऊपर उठाया जाए, उसको भी वंचित वर्ग से बाहर ले आया जाए। आगे देखिए, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति क्या केवल सरकार की जिम्मेदारी है?
कि सभी लोगों को, सभी व्यक्तियों को बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, तभी हमारा समाज न्यायपूर्ण समाज बनेगा। ये हमने बात कर ली थी। फिर मान लीजिए हमने इस बात का भी निर्धारण कर लिया कि भाई बुनियादी आवश्यकताएं हैं क्या। फिर हमने इस बात का भी निर्धारण कर लिया कि असमानता को दूर करने के लिए उपाय कौन कौन से हैं या तरीके कौन कौन से हैं। लेकिन क्या इन तरीकों को लागू करना पूरी जिम्मेदारी क्या केवल सरकार की है? क्या ये काम केवल सरकार को करना चाहिए, या फिर हम नागरिकों की इसमें कुछ भूमिका होनी चाहिए, या फिर जो मुक्त बाजार व्यवस्था है उसकी भी कुछ भूमिका होनी चाहिए? और अगर मान लीजिए हम ये मान लेते हैं कि हाँ, ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की है, तो फिर भारत जैसा देश जहाँ बहुत बड़ी तादाद में गरीब लोग हैं, जहाँ गरीबों की एक बहुत बड़ी संख्या है, हमारे देश में आज भी बहुत सारे लोग बेघर हैं, आज भी बहुत सारे लोग भूखे सोते हैं, आज भी बहुत सारे लोग छोटी सी बीमारी के कारण, इलाज ना हो पाने के कारण परेशान हैं, और कई बार तो मृत्यु भी उनको गले लगा लेती है। तो जब इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी गरीबों की संख्या, तो क्या केवल सरकार उन बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगी? कि और कब कर पाएगी, कितने दिनों में कर पाएगी, किस तरीके से कर पाएगी? क्या केवल सरकार को ही करनी चाहिए? फिर मुक्त बाजार के जरिए खुली प्रतियोगिता को बढ़ावा देना सुविधाहीनों की मदद का सही तरीका है। सुविधाहीन, वंचित वर्ग, और मुक्त बाजार व्यवस्था को बढ़ावा देना। मुक्त बाजार व्यवस्था क्या है ये अपन अभी पढ़ेंगे। और वो मुक्त बाजार व्यवस्था, उसको अगर हम खुली छूट दे दें तो क्या सुविधाहीनों को मदद मिलेगी? इस सवाल का जवाब अभी मिलेगा आपको, जब अपन ये जान पाएंगे कि मुक्त बाजार व्यवस्था होती क्या है और वो किस तरह से काम करती है। देखिए, जानते हैं अपन मुक्त बाजार व्यवस्था के बारे में कि मुक्त बाजार व्यवस्था असल में क्या है। बाजार नाम आप सभी ने सुना है, आप सभी बाजार जाते हैं, सामान लेकर आते हैं। जब भी आप बाजार में जाते हैं तो आप क्या सोच कर जाते हैं कि मुझे अच्छे से अच्छा सामान लेना है और कम से कम पैसे में देना है ना, कि सस्ती से सस्ती चीज़ मिले और बढ़िया से बढ़िया चीज़ मिले। अब जो दुकानदार वहाँ बैठा है वो भी क्या यही उद्देश्य लेकर बैठा है कि सब लोगों को मुझे बहुत सस्ते में चीज़ देनी है और बहुत बढ़िया चीज़ देनी है? क्या वो भी यही सोचता है? नहीं, वो ये सोचता है कि मैं अधिक से अधिक लाभ कमा सकूं, कि कल मैंने जितने पैसे कमाए थे उससे ज़्यादा पैसे मैं आज कमाऊं, आज से ज़्यादा पैसे मैं आने वाले कल कमाऊं, आने वाले कल से फिर मैं और आने वाले दिन और ज़्यादा पैसे कमाऊं। यानी कि वो वहाँ लाभ कमाने के लिए बैठा है। तो ये है बाजार व्यवस्था। इस बाजार व्यवस्था के दोनों ही पक्ष लाभ कमाने का उद्देश्य रखते हैं। चाहे अपन उपभोक्ता, अपन भी ये सोच कर जाते हैं कि सस्ती चीज़ मिले लेकिन बढ़िया मिले, और बेचने वाला विक्रेता वो भी ये सोचता है कि अधिक से अधिक महंगी मेरी चीज़ बिके और मेरा मुनाफा अधिक से अधिक हो। मुक्त शब्द आप सभी समझते हैं, इसको अपन फ्रीडम से ले सकते हैं। तो मुक्त बाजार व्यवस्था का मतलब है कि मुक्त बाजार व्यवस्था के जितने भी उसमें व्यक्ति जुड़े हुए हैं, जितने भी उसमें पक्ष हैं, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो खरीदार हैं, उन सभी को खुला छोड़ दिया जाए अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने के लिए, आपस में अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धा करने के लिए, आपस में कोई भी किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए। वो कहलाती है मुक्त बाजार व्यवस्था, कि उसमें सरकार का कोई नियंत्रण ना हो, बाजार अपने आप अपने नियम निर्धारित करे, अपने आप अपने कानून बनाए और अधिक से अधिक लाभ कमाए। और ऐसा क्यों करना चाहिए, इसके पक्ष में कुछ तर्क हैं, वो देखते हैं अपन कि कौन कौन से तर्क हैं जो ये कहते हैं कि मुक्त बाजार व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। सबसे पहला तर्क कि मुक्त बाजार व्यवस्था में जो भी लाभ होता है उसका कुल योग तो समाज को ही मिलता है। मतलब कि मान लीजिए कि आपके गांव में, आपके शहर में कोई भी बाजार है, उस बाजार के सारे व्यापारी मिलकर बहुत सारा पैसा कमाते हैं। तो अब वो पैसा खर्च कहाँ करेंगे? उसी समाज में तो खर्च करेंगे ना, उसी बाजार में खर्च करेंगे। कि सब्जी वाले ने बहुत लाभ कमाया है, वो क्या करेगा? अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े खरीदेगा, अपने घर के लिए अच्छा कहीं की फर्नीचर लाएगा या फर्नीचर बनवाएगा, अपना घर सुंदर बनवाएगा, उसमें वो कारीगर को बुलाएगा, उसमें वो मजदूरों को बुलाएगा। तो उसने वो पैसा किसको दिया? उस समाज के किसी कारीगर को, उसको आई हुई, उससे उसका जीवन स्तर बढ़ा। मजदूर को, उसको आई हुई, उसको बाद में अपनी सुविधाओं की प्राप्ति का साधन मिला, मतलब कि पैसे मिले।
तो ये इन सब से क्या कहा जाता है कि भाई सबने लाभ कमाया, तो उस लाभ का कुल योग मिला तो समाज को ही ना, मिला तो समाज के लोगों को ही, इसलिए हमें मुक्त बाजार व्यवस्था अपनानी चाहिए, ऐसा कहा जाता है मुक्त बाजार व्यवस्था के तर्क में। दूसरी बात क्या कही जाती है कि इससे उत्पादन में वृद्धि होगी और वो समाज के हित में ही होगी। यानी कि जब हम ज़्यादा कठोर कानून नियम नहीं लगाएंगे, जब रूल रेगुलेशन बनाना उनके ऊपर छोड़ देंगे, तो उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि होगी। फिर उनको इस बात की टेंशन नहीं रहेगी कि भाई ये वाला कानून टूट जाएगा, या फिर इस वाले कानून को लागू करना है, या फिर इस वाले नियम के विरुद्ध हम कोई कंपनियां फैक्ट्री खोल रहे हैं। तो उत्पादन बढ़ेगा उससे, और वो सिर्फ उत्पादन बढ़ाने पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको लाभ अधिक कमाना है, प्रतिस्पर्धा में बने रहना है, इसलिए उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। उत्पादन में बढ़ोतरी होगी तो वो भी तो एक तरह से उस समाज में ही तो उत्पादन में बढ़ोतरी हुई ना। तो ये कहा जाता है कि उत्पादन में वृद्धि समाज के हित में होगी। बात कि बाजार व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति की जाति और धर्म की परवाह नहीं की जाती। बाजार व्यवस्था में इस बात की परवाह नहीं की जाती कि आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, तो किस बात की परवाह की जाती है। आप खुद देखिए, बाजार व्यवस्था में ये देखा जाता है कि आदमी काम कितना अच्छा करता है, काम कितना कुशलता से करता है। वहाँ जाति धर्म से परे होती हैं सारे रिश्ते। वहाँ रिश्ता सिर्फ ये होता है कि अधिक से अधिक मैं काम करवाऊँ, अधिक से अधिक अच्छा मैं काम करवाऊँ, और उस काम से अधिक मैं लाभ कमाऊं। तो ये भी कहा जाता है कि वहाँ कोई व्यक्ति जो योग्य है, जो कुशल है, उसको आगे बढ़ने के या फिर उसको अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के तमाम साधन मिल जाते हैं, बिना उसकी धर्म, बिना उसकी जाति की परवाह हुए। फिर देखिए, बाजार व्यवस्था ज़्यादा विकल्प प्रदान करती है। यहाँ अपन ने पढ़ा था कि उत्पादन में वृद्धि होती है बाजार व्यवस्था से, तो सीधी सी बात है, उत्पादन में वृद्धि होगी, वस्तुएं ज़्यादा बनेंगी, ज़्यादा वस्तुएं समाज में आएंगी, ज़्यादा वस्तुएं बाजार में आएंगी, तो हमें विकल्प ज़्यादा मिलेंगे। मान लीजिए कि अभी एक ही फैक्ट्री है कपड़ों की और 10 फैक्ट्रीज खुल गई, तो हमें फिर बाद में 10 फैक्ट्री जिससे जो कपड़े आएंगे उनमें विकल्प मिलने लग जाएंगे। तो उत्पादन में वृद्धि होने से हम लोगों को ज़्यादा विकल्प प्राप्त होते हैं, समाज के लोगों को ज़्यादा विकल्प प्राप्त होते हैं। एक और जो तर्क दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि जो बाजार व्यवस्था है, इसकी गुणवत्ता, इसकी क्वालिटी सरकारी संस्थानों द्वारा प्रदत्त सेवाओं से प्राय बेहतर होती है। ऐसा माना जाता है कि जो मतलब कि बाजार व्यवस्था है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो जो भी सेवाएं देता है, जो भी सर्विसेज देता है, उनकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो बेहतर होती है। किससे? सरकारी सेवाओं से। एक बार दिमाग में कंपैरिजन कीजिए सरकारी बसों का और प्राइवेट बसों का, सरकारी स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों का, सरकारी हॉस्पिटल का, प्राइवेट हॉस्पिटल का। इस कंपैरिजन को एक बार अपने दिमाग में रखिए। बेशक आपको लग रहा होगा कि हाँ बेहतर हैं प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट बसें, और कम अच्छी हैं सरकारी बसें, सरकारी स्कूलें और सरकारी हॉस्पिटल्स या और भी जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं। इस कंपैरिजन को अपने दिमाग में रखिएगा कि ऐसा माना जाता है और ऐसा माना जाना सही है या गलत है, हमारे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है। देखिए आगे पढ़ते हैं अपन। अब अपन जानते हैं राज्य के हस्तक्षेप को। राज्य का हस्तक्षेप मतलब जो मुक्त बाजार व्यवस्था थी उसमें अब राज्य हस्तक्षेप कर रहा है। राज्य उनके कानून नियम बना रहा है, राज्य उनको बता रहा है कि आपको किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में करना है, किस तरह से करना है, कहाँ आपकी फैक्ट्रीज लगनी चाहिए, कहाँ नहीं लगनी चाहिए। इस तरह की बातें, इस तरह के कानून एक तरह से राज्य उन पर लागू करता है, वो कहलाता है राज्य का हस्तक्षेप। क्यों करता है राज्य लागू, क्यों लगाता है वो कुछ प्रतिबंध? क्योंकि जो भी प्राइवेट सेक्टर हैं उनका केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना होता है। किसी भी प्राइवेट संस्थान की, किसी भी मुक्त बाजार व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित किए गए संस्थान का एकमात्र लक्ष्य होता है लाभ कमाना। उन्हें कुछ लेना देना नहीं है वंचित वर्ग से, गरीब वर्ग से, किसी बुजुर्ग से, किसी पीड़ित से। उनका केवल और केवल एकमात्र
एकमात्र उद्देश्य है और वो है लाभ कमाना, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या एनीथिंग, कुछ भी हो, उसका प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। तो अब देखिए अपन पढ़ेंगे कि राज्य का हस्तक्षेप किया जाना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, उसके पक्ष में अपन तर्क लेंगे राज्य के हस्तक्षेप के। देखिए, वृद्ध, रोगी और विकलांग आदि ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें योग्यता और कुशलता का अभाव होता है। अपन ने पहले जाना था कि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, ध्यान नहीं दिया जाता कि आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, बस आपको योग्य और कुशल होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं योग्य और कुशल हूँ तो ठीक है, मेरे लिए ठीक है मुक्त बाजार व्यवस्था। लेकिन अगर किसी भी कारण से मेरे अंदर वो योग्यता नहीं रही, किसी भी कारण से मेरे अंदर वो कुशलता नहीं रही, तो क्या होगा अब? तो क्या होंगे इसके परिणाम? तो क्या उचित है मुक्त बाजार व्यवस्था? क्या उनका वो नियम कि जो योग्य और कुशल होगा उनको हम काम देंगे और वो काम लेंगे तो उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी? अगर आप किसी भी कारण से अकुशल हो गए, अगर आप किसी भी कारण से अपनी जो योग्यता है वो नहीं रही आप में काम करने की, किसी भी कारण से, उसके बाद मर जाने देना चाहिए उस व्यक्ति को। इसलिए राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ता है। इसलिए राज्य हस्तक्षेप करता है कि बेशक आप योग्य और कुशल व्यक्ति को काम दीजिए, लेकिन आप जो व्यक्ति योग्य नहीं है, जो व्यक्ति कुशल नहीं है, जो व्यक्ति वृद्ध है, जो व्यक्ति विकलांग है, जो व्यक्ति असक्षम है, उनका भी ध्यान रखना आवश्यक है। अगला, वंचित कमजोर वर्ग को बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने हेतु। जी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है वो तो लाभ 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 और बस लाभ कमाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है वंचित वर्ग से, उसको कोई मतलब नहीं है गरीब वर्ग से। और सरकार को जरूरी है कि वो मुहैया करवाएगी सुविधाएं हर एक गरीब को, हर एक वंचित को। इसलिए सरकार ने जैसे कि कानून बनाया है कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर 25% जो सीटें हैं वो गरीब बच्चों का, उन पर एडमिशन दिया जाएगा, गरीब बच्चों का। तो ये सरकार ने हस्तक्षेप किया ना, सरकार ने मतलब एक तरह से उनके ऊपर ये एक कानून दे दिया कि आपको ये करना ही पड़ेगा। तो ये है राज्य का हस्तक्षेप। किस लिए? ताकि हम वंचितों का भी ध्यान रख सकें, ताकि हम गरीब वर्ग का भी ध्यान रख सकें। इसलिए राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। निजी एजेंसियां केवल लाभ के लिए काम करती हैं, जहां लाभ नहीं वहां सेवाएं नहीं। अभी अभी आपने कंपैरिजन कर लिया होगा, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये प्राइवेट स्कूल। बहुत अच्छी और शानदार बिल्डिंग होती है, जी बिल्कुल, बेशक होती है। घुड़सवारी वो सिखाते हैं, तैराकी सिखाते हैं, न जाने कितनी कितनी कैसी कैसी व्यवस्थाएं वहाँ पर होती हैं। बिल्कुल बहुत शानदार उनकी सेवाएं होती हैं। वहाँ के बच्चों को बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है, मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन क्या वो प्राइवेट स्कूल आपको गाँव में मिलते हैं जहाँ किसान और मजदूर वर्ग रहता है? क्या वहाँ पर वो ले जाकर अपनी स्कूल स्थापित करते हैं? क्या उन बच्चों को वो ये सुविधाएं देते हैं? नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वहाँ पर उनको लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ पर उनको मोटी मोटी फीस नहीं मिल सकती। इसी तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल की आप बात कर लीजिए, बहुत अच्छी सुविधाएं होती हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, बिल्कुल सब कुछ बहुत शानदार होता है। लेकिन जो एक गरीब है, जो एक किसान है, जो एक मजदूर है, जिसकी नाम मात्र की आय है, उसके लिए क्या वो सुविधा देते हैं? क्या वो व्यक्ति वहाँ जाकर अपना इलाज करवा सकता है? नहीं करवा सकता। तो क्यों फिर ये जो बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, प्राइवेट स्कूलें, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वो क्यों नहीं गाँव में खुलते? क्यों नहीं ऐसे तबके में खुलते जहाँ की लोग बेचारे हैं वो बहुत गरीबी में और बहुत कम सुविधाओं के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ उनको लाभ नहीं मिलता। तो ये एक मुक्त बाजार व्यवस्था का एक तरह से आप सिद्धांत मान सकते हैं कि जहाँ लाभ नहीं वहाँ सेवाएं नहीं। इसलिए सरकार को हस्तक्षेप करना आवश्यक हो जाता है। निजी एजेंसी द्वारा प्रदत्त सेवाओं की कीमत गरीब लोगों की पहुंच से बाहर होती है। फिर अपन पहुंचते हैं उसी लाइन पर जो मुक्त बाजार व्यवस्था में अपन ने पढ़ी थी, लास्ट लाइन, कि जो मुक्त बाजार व्यवस्था के तहत जो निजी एजेंसियां सेवाएं देती हैं वो बेहतर होती हैं सरकारी सेवाओं से, ये अपन ने पढ़ा था। लेकिन वो बेहतर निजी एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सेवाएं, बेहतर सेवाएं, बहुत अच्छी सेवाएं जो कि राजकीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त हैं उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, मान लिया बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन वो कितने प्रतिशत लोगों को प्राप्त हो पाती हैं? आखिर कितने ऐसे लोग हैं जो इनकी बड़ी कीमत अदा कर पाते हैं? तो अगर सिर्फ उस वर्ग का हम ध्यान रखें तो हो जाएगी अमीर और गरीब के बीच की खाई खत्म। तो क्या बन जाएगा हमारा समाज न्यायपूर्ण समाज?
तो बड़ी कीमत लेती हैं निजी एजेंसियां जब भी वो कोई सुविधा देती हैं, क्योंकि वो लाभ के लिए बैठी हैं। वो आपको कोई भी सुविधा अपनी जेब से पैसे लगाकर नहीं देती हैं, वो इसकी पूरी पूरी कीमत आपसे वसूल करती हैं। और जो व्यक्ति उस कीमत को नहीं दे सकता, उस व्यक्ति को वो सेवा नहीं मिल सकती। चाहे एक गरीब मर जाए तड़प तड़प कर, लेकिन उसका इलाज वो नहीं करेंगे फ्री में, उनको चाहिए उसके बदले में अपनी पूरी फीस। बात करते हैं अपन मुक्त बाजार का रुझान सदैव सुविधा संपन्न लोगों की तरफ ही होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो सुविधा संपन्न लोग हैं, जो समृद्ध लोग हैं, जिनकी आय बहुत अच्छी है, वही तो उनको लाभ देंगे, वही तो उनकी मोटी मोटी फीस अदा करेंगे। इसलिए वो अपना संगठन इसी तरह का बनाते हैं कि वो सुविधा संपन्न लोगों को आकर्षित कर सकें। उनकी सारी सेवाएं, उनकी सारी सुविधाएं सुविधा संपन्न लोगों को ही केंद्र में रखकर तैयार की जाती हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि वंचित वर्ग, गरीब वर्ग के लिए बुनियादी सुविधाएं अपन कैसे मुहैया करवाएं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मुक्त बाजार व्यवस्था क्या न्यायपूर्ण समाज के लिए ठीक है या फिर नहीं ठीक है। इस पर सोचना और आप लिखना। अब देखिए, जो अपन ने इतना पढ़ा, इसके बारे में क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि सामाजिक न्याय के लिए समाज के तमाम सदस्यों को, हर एक सदस्य को, एक भी सदस्य वंचित वर्ग में नहीं आना चाहिए समाज का। तो हर एक सदस्य को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होना आवश्यक है। बुनियादी सुविधाएं हर एक सदस्य को जब मिल जाएंगी, तब हम कह पाएंगे कि हमारा समाज न्यायपूर्ण समाज है। केवल मुक्त बाजार व्यवस्था से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं। ये अभी अपन ने जान ही लिया कि किस प्रकार से मुक्त बाजार व्यवस्था काम करती है, और उसका रुझान हमेशा सुविधा संपन्न लोगों की तरफ होता है। जबकि न्यायपूर्ण समाज के लिए हमें क्या करना है? न्यायपूर्ण समाज के लिए हमें हमारे वंचित वर्ग को बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवानी हैं। इसलिए मुक्त बाजार व्यवस्था से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। लोकतांत्रिक समाज में वितरण और न्याय के मुद्दे, असमानता को दूर करने के लिए किस प्रकार समाज के संसाधनों का वितरण हो, किस प्रकार शिक्षा का वितरण हो, किस प्रकार नौकरियों का वितरण हो, और किस प्रकार से कहें कि अपन न्याय के मुद्दे हैं उनको सुलझाया जाए, किस प्रकार के न्याय के मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाए। इन सब बातें, जो ये बातें निकल कर आती हैं कि वितरण किस तरह होना चाहिए, न्याय के विभिन्न मुद्दों पर जो बातें निकल कर आती हैं, उन पर असहमति होना आवश्यक है। उन पर पक्ष में विपक्ष में चर्चा करना आवश्यक है। कहाँ आवश्यक है? लोकतांत्रिक समाज में। क्योंकि कोई भी नियम, कोई भी कानून 100% सही नहीं हो सकता। जब हम उसके पक्ष और विपक्ष दोनों को देखेंगे, जब हम उस पर वाद विवाद करेंगे, जब हम उस पर तर्क वितर्क करेंगे, तो निसंदेह कुछ कमियां हमें नजर आएंगी, और हम उन कमियों को दूर करके और विकास की ओर अग्रसर हो पाएंगे। तो लोकतांत्रिक समाज में हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब भी कोई ऐसा कानून या नियम आए तो हम उसको देखें, हम उसको समझें, और अगर उस पर हमें कोई कमी लगती है तो हम अपनी असहमति प्रकट करें। और जब लोगों द्वारा, लोकतांत्रिक समाज के आम नागरिक द्वारा, आम जागरूक नागरिक द्वारा, हम सबको जागरूक भी रहना है इस बात के लिए, जब असहमतियां प्रकट की जाती हैं, जब उन असहमतियों पर चर्चा होती है, परिचर्चा होती है, तर्क वितर्क होते हैं, वाद विवाद होते हैं, तो फिर एक बीच की राह निकलती है जो ज़्यादा विकसित होती है, ज़्यादा अच्छी होती है, कम कमियों वाली होती है, और यही कहलाती है राजनीति। तो ये जाना अपन ने न्याय के बारे में, न्यायपूर्ण समाज, अन्यायपूर्ण समाज के बारे में, किस तरह उसकी स्थापना की जा सकती है, क्या उसमें समस्याएं हैं, मुक्त बाजार इसमें कितना सहयोगी है, सरकार को इसके लिए क्या क्या काम करना है। और अब अपन लेते हैं अभ्यास प्रश्न कि स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताएं क्या होती हैं और उन्हें कैसे पूरा किया जा सकता है। इस बात पर आपको सोचना है कि एक स्वस्थ जीवन, एक अच्छा जीवन, एक सुखमय जीवन जीने के लिए कम से कम एक इंसान के पास क्या होना चाहिए जो आवश्यक हो कि वो एक अच्छा, सुखमय, स्वस्थ जीवन जी सके, और कैसे उनकी पूर्ति की जाए।
इस प्रश्न के जवाब के लिए आप अपने आसपास अगर किसी मजदूर परिवार को आप देखते हैं, अगर किसी ऐसे परिवार को आप देखते हैं जिसकी आय बहुत कम है, और कोई बेघर अगर कोई ऐसा परिवार आपके यहाँ रहता है, आपने देखा होगा कि कुछ जो घुमंतू लोग हैं जो कभी कहीं जाकर रहते हैं, अगर ऐसे आपके आसपास ऐसा कोई समूह है, कोई समाज है, तो एक बार उन लोगों से चर्चा परिचर्चा कीजिए, जानिए उनसे कि उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, उनके पास क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, वो एक दिन में या फिर महीने में या फिर एक सप्ताह में कितना कमा पाते हैं, और उस कमाई से वो अपने लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवा पाते हैं, क्या सुविधाएं वो अपने बच्चों को दे पाते हैं, कितना वो अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं, कितना वो खुद का, बच्चों का, परिवार का इलाज करवा पाते हैं। जब आप उनसे बात करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा तर्कपूर्ण तरीके से इस सवाल का जवाब दे पाएंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं में आती हैं, और एक अच्छे जीवन के लिए उनकी पूर्ति होना तो आवश्यक है ही है। अगला सवाल अपन लेते हैं कि मुक्त बाजार व्यवस्था से क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानियां हैं। अभी अपन ने इसके बारे में पढ़ा था और बहुत आसानी से आप इसका जवाब दे पाएंगे। इसी के साथ हमारा ये जो न्याय का चैप्टर था, सामाजिक न्याय राजनीति सिद्धांत वाली पुस्तक का अध्याय संख्या 4 आज समाप्त होता है। धन्यवाद।